हेलो एवरीवन, दिस इज इंदा कौशिक। तो जो हमने थर्मल एनालिसिस बेसिक टेक्निक स्टार्ट की थी उसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें आज हम बात करेंगे डीटीए बेसिकली डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस की। इससे पहले हमने नॉर्मल थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस को पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट। अब बात करते हैं कि बेसिकली थर्मल ग्रेविमेट्री एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा था। आपको याद होगा कि वहां पे हम क्या करते थे कि एक सैंपल लिया, उस सैंपल को मैं कंटिन्यूसली सेम रेट से या फिर डिफरेंट रेट से मैं उसको क्या करती थी, हीट देती थी, और फिर उसमें जो भी फिजिकल चेंजेस होते थे उनको हम एक बेसिकली थर्मोग्राम के थ्रू अंडरस्टूड करते थे और उसमें देखते थे कि उसमें कौन कौन से बेसिक फिजिकल चेंजेस पॉसिबल हुए। ठीक है, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये चीज होती है कि जब हम डीटीए कर्व की बात करते हैं तो हम यहाँ पे सैंपल के साथ साथ में एक और चीज का टेम्परेचर पे एनालिसिस करते हैं, उसे कहते हैं रेफरेंस। हम कोई ना कोई रेफरेंस लेते हैं जिसका हमें या तो पहले से टेम्परेचर पता होता है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा या उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी। ठीक है, सेकंड चीज ये होती है कि हम कोई ना कोई रेफरेंस ऐसा लेते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत या तो हाई हो, मतलब वो एक नॉर्मल रेंज तक वो बेसिकली हीट हो सकता हो। ठीक है, सेकंड चीज क्या होती है कि जब अब मान लो कि ये मैंने लिया रेफरेंस, ठीक है, ये मैंने लिया अपना सैंपल। चेंजेस ध्यान से देखना, दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कि मान लो कि मेरे दोनों को मैं सेम रेट से टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि एक पॉइंट ऐसा आया कि सैंपल का मेल्टिंग पॉइंट आ गया बट रेफरेंस का नहीं आया। ठीक है, तो सैंपल का मेल्टिंग पॉइंट आते ही उसमें क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे उसके, या तो उसका डिकम्पोजिशन होने लगेगा या वो मेल्ट होने लग जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा, वो इस टेम्परेचर पे स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे रेफरेंस का क्या हो रहा है, कंटिन्यू टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों के टेम्परेचर में क्या आ जाएगा, एक डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आ रही है, दोनों के टेम्परेचर में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो सैंपल का डिफरेंस जब कम होता है, जब सैंपल का डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, तो हमें नेक्स्ट कैसी पीक मिलती है, जब सैंपल का टेम्परेचर क्या हो, लो हो कंपेयर टू रेफरेंस। ठीक है, तो हमें जो पीक मिलती है बेसिकली वो कैसी मिलती है, नेगेटिव मिलती है। यही चीज मान लो कि कंटिन्यू टेम्परेचर हीटिंग चल रही है, ठीक है, बट आपके सैंपल का टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो गया कि इसका क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, हीट रिलीज होती है, इसलिए आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब सैंपल का टेम्परेचर ग्रेटर देन है रेफरेंस के टेम्परेचर से, तो उस कंडीशन में जो आपको पीक मिलेगी वो हमेशा कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। समझ में आया आपको। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली हमें दो तरह की पीक्स देखने को मिलती है, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। दोनों में हम जो ग्राफ खींचते हैं वो किस बेसिस पे होता है, सैंपल और रेफरेंस के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि डेल्टा टी वर्सेस जिस टेम्परेचर से हम उसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू हीट दे रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, कर्व किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, डीटीए कर्व या फिर डिफरेंशियल थर्मोग्राम। ठीक है, इसके लिए दो कंडीशन होती है। अब मैं आपको इस ग्राफ को बना के बताती हूँ कि बेसिकली ये दिखता कैसा है। ठीक है, तो देखो डीटीए कर्व बनाने से पहले आपको बताती हूँ कि इसको मतलब ये बेसिकली डिफरेंशियल कर्व हम लेते कैसे। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये किसका टेम्परेचर शो कर रही है, रेफरेंस का टेम्परेचर शो कर रही है। मतलब रेफरेंस का टेम्परेचर बेसिकली क्या रहता है, कंटिन्यूस रहेगा, हमें उसके सारी पता है कि वो किस टेम्परेचर पे कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, अब जो मेरा सैंपल टेम्परेचर है, सैंपल लिया है मैंने, वो डिफरेंट टेम्परेचर पे या तो कैसे पीक देगा, एंडोथर्मल या देगा या फिर एक्सोथर्मल पीक देगा। समझ में आ रहा है आपको। एंडोथर्मल क्या होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, मतलब या तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा या फिर वो हीट को एक्सोथर्मल देगा, यानी हीट को रिलीज करेगा। तो जब हम डीटीए कर्व लेते हैं तो हम इन्हीं पीक्स को देखते हैं कि कब आपको एंडोथर्म मिली और कब आपको एक्सोथर्म मिली। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक्सोथर्म लेते हैं, यहाँ पे हम 0 पॉइंट और यहाँ पे हम एंडोथर्म पीक लेते हैं। तो मतलब नॉर्मली कुछ नहीं होता, बस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखते हैं कि हमें कहाँ पे एंडोथर्म मिल रही है और कहाँ पे एक्सोथर्म मिल रही है। ठीक है, और डीटीए को शो कैसे करेंगे, ऐसे नहीं बनाते, तो मैंने समझाने के लिए बनाया है। ओके, एग्जाम्पल से पहले अपन एक बार इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं, वो मैं भूल गई थी। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट तो पढ़ना जरूरी है ना। बेसिकली इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, सेम जो मैंने आपको टीजी कर्व में बताया था सेम वैसा ही होता है। जो बेसिक इसका इक्विपमेंट आते हैं उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे शो इन हो जाएगी। बट अगर आप पेपर में बना रहे हैं तो समझने के लिए देखो कि दो चीजें हमने यहाँ पे ली, सैंपल लिया और एक हमने लिया रेफरेंस लिया। ठीक है, यहाँ तक तो सेम चीज है। इसके बाद में हम इनको कहाँ पे रखते हैं, फर्नेस पे रखते हैं। फर्नेस क्या होता है, एक ऐसा मतलब ऐसे फिलामेंट का बना होता है जो
हाई टेम्परेचर का क्या हो सकता है, हीट हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, फर्नेस लेते हैं बेसिकली, ठीक है। एक और चीज क्या लेते हैं यहाँ पे, एम्पलीफायर, और इसको हम बेसिकली किसी भी ना किसी रिकॉर्डर से अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी हमें पीक मिलता है वो हमें क्या मिलता है कि एम्पलीफायर और साथ में क्या लेते हैं, एटमॉस्फेयर कंट्रोलर, मतलब जो इसके एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करेगा, मतलब इसके अंदर की गैसेस को कंट्रोल करेगा, मतलब इसको इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देगा। सेम वही थर्मोग्रेविमेट्री वाला है, सिर्फ कुछ नहीं किया हमने, एक रेफरेंस को साथ में ऐड कर दिया है, वो की वो टेक्निक रहेगी, वो की वो टेक्नोलॉजी रहेगी, ठीक है। जो टीजीएम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सिमिलर वैसा ही है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो हमने छोड़ी थी हमारे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पीक्स के बारे में। अब ध्यान से देखना, क्योंकि जो अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, वो पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखो, जो हम एंडोथर्म और एक्सोथर्म पीक मिल रहे हैं, एंडोथर्म पीक हमें कब कब मिलती है, जब भी कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई फिजिकल चेंजेस देखने को मिले, मतलब अगर क्रिस्टलाइन रीअरेंजमेंट मिल रहा है, वेपोरेशन मिल रहा है, या डिहाइड्रेशन मिल रहा है, इस तरह की कोई भी प्रोसेस हो रही है, तो आपको हमेशा पीक कैसा मिलेगा, एंडोथर्म पीक मिलेगा। मतलब पीक कैसा होगा, डाउन की साइड होगा, ठीक है। तो मतलब कोई भी कैसी हो, फिजिकल चेंज हो, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से देखो, जब क्रिस्टलाइन रीअरेंजमेंट होता है तो इसकी पीक कैसी आती है, इसकी पीक कैसी आती है, एकदम थोड़ी सी एंडोथर्म आएगी और शार्प आएगी, समझ में आया। शार्प एंडोथर्म पीक होती है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, क्रिस्टलाइन रीअरेंजमेंट को, ठीक है। अगर वेपोरेशन या डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसकी पीक कैसी आएगी, ऑब्वियस है कि एंडोथर्म आएगी, बट कैसे आएगी, ब्रॉड आएगी। मतलब ये जो ब्रॉड पीक है, ये किसको बता रही है, डिहाइड्रेशन को बता रही है, समझ में आया। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब बात करो जो एक्सोथर्म पीक्स की, तो एक्सोथर्म पीक्स बेसिकली क्या होता है, या तो मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर वहां पे क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन, बेसिकली जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको कैसी पीक मिलती है, एक्सोथर्म पीक मिलती है। देखो, क्रिस्टलाइजेशन की पीक कैसी होती है, सेम क्रिस्टलाइन रीअरेंजमेंट के जस्ट अपोजिट होती है, एक्सोथर्म होती है, बट कैसी होती है, शार्प ही होती है, ठीक है, समझ में आया। और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसकी पीक कैसी आएगी, एक्सोथर्म ब्रॉड पीक आएगी, ठीक है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है, आपको सिंपली पूछ सकता है सीएसआई या नेट एस्पायरेंट से कि अगर आपका ये डीटीए कर्व दिया हुआ है और यहाँ पे आपकी शार्प एक्सोथर्म पीक किस प्रोसेस को सिग्निफिकेंस दे रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस कंडीशन में आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो कि ये पीक किसको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर सकते हो, दिमाग में अच्छे से फीड कर लेना इस एग्जाम्पल को। ये कर्व है, डीटीए कर्व है कैल्शियम ऑक्सलेट का, ठीक है। जब हम कैल्शियम ऑक्सलेट को स्टडी करते हैं, तो मैंने आपको टीजीए में भी बताया था कि जो आपका अंदर का एनवायरनमेंट होता है ना, जहाँ पे आप सैंपल को रख रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कुछ ना कुछ, हम वहाँ पे इनर्ट गैसेस लेते थे, राइट। तो वही चीज है कि इसको मैंने दो तरह के एनवायरनमेंट में स्टडी किया है। एक तो मैंने CO2 का एनवायरनमेंट दिया, एक जब मैंने नॉर्मल एयर एनवायरनमेंट मिला है। तो देखो, मिल कितनी रही है, पीक्स, तीनों पीक्स मिल रही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन पीक्स मिल रही है बेसिकली। जो क्यों मिलती है, इसकी जो बेसिक जनरल रिएक्शन होती है उसमें H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2, इन तीनों के एक एक करके एलिमिनेट होते जाते हैं, और इसलिए आपको तीन पीक्स मिलती हैं। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस सिर्फ यहाँ आ रहा है कि ये जो पीक थी, जो एंडोथर्मिक थी CO2 एनवायरनमेंट में, वो एक्सोथर्मिक बन गई एयर एनवायरनमेंट में। ऐसा क्यों हुआ, देखो ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने एयर एनवायरनमेंट दिया, तो जो क्या था, जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी, उसका क्या होने लग गया, बर्निंग होने लग गया, ठीक है। उसमें एयर के साथ में कैसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली पॉसिबल हो गई। तो जहां पे मैंने आपको बोला था, जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, वहां पे हमें कैसा पीक मिलता है, हमें एक्सोथर्मिक पीक मिलता है, समझ में आ रहा है आपको। इसी तरह से मतलब ऑप्शन अगर देगा ना, तो क्या देगा कि दिस डिफरेंस इन पीक इज बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से है, क्रिस्टलाइजेशन, रीइन्वेंट, डिहाइड्रेशन, या फिर ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियस है ना कि कोई एंडोथर्म से अगर एक्सोथर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं थोड़ा इसके एप्लीकेशन पार्ट की, ठीक है। नाउ सी, अगर इसके एप्लीकेशन पार्ट की बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको चीज बता दूं कि जब हम एक टेक्निक से दूसरी टेक्निक तरफ मूव ऑन करते हैं, तो उसका एक ही रीजन होता है कि आपकी जो प्रीवियस टेक्निक है उसमें कुछ ना कुछ क्या है, कमी है,
ठीक है। तो इससे पहले हमने जो टीजीए कर्व पढ़ा था, टीजीए टेक्निक पढ़ी थी, उसमें क्या कमी थी? उसमें कमी क्या थी? अगर आपको उसका स्पेक्ट्रा याद होगा तो उसका स्पेक्ट्रा कुछ कैसा था? क्लियर आउट नहीं था, मतलब इस तरह के थे। पीक्स तो आपको मिलते थे अलग अलग टेम्परेचर पे वो कैसे थे? मिक्सअप थे। आपको समझ नहीं आता था कि किस टेम्परेचर पे बेसिकली कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो रहा है, एक्चुअल में पॉसिबल हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, डेरिवेटिव कर्व्स को लेना स्टार्ट किया। डेरिवेटिव कर्व्स में आपने पीक देखे होंगे तो कैसे मिल रहे हैं? बहुत ज्यादा शार्प और क्लियर डिस्टेंस पे पीक्स मिलते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हुए। तो बहुत अच्छा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए डीटीए कर्व्स को यूज किया जाता है। सेकंड थिंग, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तो उनके लिए उनको स्टडी करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो डीटीए कर्व से आप अच्छे से इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी कर सकते हो, उनमें जो भी फेज ट्रांजिशन होते हैं या फिर उनके कोई भी मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, डिहाइड्रेशन, उन सबको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी में डीटीए कर्व का अच्छा यूज होता है। थर्ड चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को निकालने के लिए बहुत अच्छा यूज होता है डीटीए कर्व्स का। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ बेंजोइक एसिड का, ठीक है। जब बेंजोइक एसिड का अपन स्टडी करते हैं तो बेंजोइक एसिड के पीक में दो एक्सोथर्म्स मिलते हैं बेसिकली, और दोनों एक्सोथर्म्स क्या शो करते हैं? एक इसके मेल्टिंग पॉइंट को शो करता है, एक इसके बॉइलिंग पॉइंट को शो करता है। तो ये बहुत अच्छी हो गया ना कि आप किसी कंपाउंड का डीटीए कर्व के थ्रू इजीली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। पॉलीमर स्टडी में भी इसका बहुत अच्छा यूज है। अब देखो एक चीज मैं कहना भूल रही कि डीटीए में हम रेफरेंस क्या लेते हैं? तो रेफरेंस आपका एल्यूमिना हो सकता है या फिर कार्बाइड्स हो सकते हैं। तो ये आपके रेफरेंस में यूज होते हैं डीटीए में। तो यहाँ तक हमारा डीटीए कंप्लीट हो गया है। अब एक और टेक्निक बची है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं थर्मल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव ऑन कर जाएंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।